respiration. How respiration is regulated both by the nervous system and by the chemical pathway. Now, there are certain centers are present in the brain, in the region of medulla and pons, uh, which is the brainstem. And there are four groups of neurons which are stimulated by the certain stimulus from the periphery or by the different concentrations of the different gases within the blood. So these respiratory centers, they are stimulated by the changes in the uh, partial pressure of gases and also the hydrogen concentration. Now, the normal respiration is spontaneous and unconscious. यानी we are not aware of whether we are respiring or not. ठीक है, unless हम voluntarily, consciously breathe करें. Otherwise, हमें we respire spontaneously and unconsciously. ठीक है. फोर ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दोनों साइड पे मेडुला के और पॉन्स के. पॉन्स इन द मेडुला oblongata which are involved in regulation of respiration. ठीक है. इसमें चार ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है. ठीक है. और ये ग्रुप जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप बिकॉज ये सारा मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ये somewhat a bit on the ventral side, जहाँ पर डॉर्सल ग्रुप पड़ा है उसके थोड़ा सा वेंट्रल साइड के ऊपर नीचे की तरफ पेंडुला के ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं एंड दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज. लेकिन ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में ही इफेक्टिव होते हैं. देन कम्स द सेंटर विच इज कॉल्ड द न्यूमोटेक्सिक सेंटर. न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है ये पॉन्स में बड़ा होता है और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और इनका काम ये होता है कि ये लिमिट कर देते हैं इंस्पिरेटरी फेज को, यानी इंस्पिरेटरी फेज को कट ऑफ कर देते हैं. उससे क्या होता है, जितनी शॉर्टर इंस्पिरेशन होती है इसका मतलब एक्सपिरेशन होती है, फिर नेक्स्ट साइकिल आ जाता है. सो जब भी ये स्टिमुलेट होते हैं ये इंस्पिरेशन को कट शॉर्ट करते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है. एंड लास्ट ऑफ ऑल इज द एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर जो है ये एक इमेजिनरी है कि सम पीपल से दैट इट एग्जिस्ट, सम पीपल से दैट इट डजंट एग्जिस्ट, बट देयर सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि पॉन्स के ही नेबरहुड में पड़े होते हैं और इनका काम ये होता है कि एपन्यूस्टिक यानी कि इन्होंने एपन्यूसिस करनी है, इन्होंने इंस्पिरेटरी फेज को प्रोलॉन्ग करना है. ये सपोर्ट करते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जो कि मेनली इंस्पिरेशन करवाता है और रैम्प सिग्नल्स देता है, एज विल डिस्कस राइट नाउ. Now, this the diagrammatic presentation of the situation of the four groups of respirations है. ठीक है. रेस्पिरेटरी सेंटर जब आप देखिए, अगर आप नीचे से शुरू करें तो ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी दूसरा जो है साइड पे वेगस एंड द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और द रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे ऊपर से आ रहा है और वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल जो है सेंसरी इम्पल्सेस लेकर जा रही न्यूरॉन्स पे, जो वहाँ पे जाके वो किस रेट पे वेंटिलेशन होनी है डिपेंडिंग अपॉन दैट फ्रॉम द वेंट्रल ग्रुप एंड फ्रॉम द डोर्सल ग्रुप. आप देखिए दोनों तरफ से आ रहे हैं ये ग्रीन कलर की लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट द रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे. मोटर पाथवे का मतलब ये है कि इन्होंने हायर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना है और रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करना है ताकि वो कंट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, सो दैट के रेट ऑफ वेंटिलेशन को एडजस्ट किया जा सके, आइदर टू इंक्रीज इट और डिक्रीज इट है. तो उसकी वेंट्रल साइड के ऊपर आप देखिए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स हैं जो कि एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों में ही इफेक्टिव होते हैं. ऊपर चले जाएं तो आपको इसके ऊपर एपन्यूस्टिक सेंटर है जहाँ पे एरो आ रहा है. ये एक हाइपोथेटिकल एरिया है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि एक्टिविटीज आर मोर क्लोजर टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. ऊपर
हम चले जाएँ, आप देखिए इनहिबिट लिखा हुआ है किसके लिए कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में पड़ा हुआ है, ये इनहिबिट करता है द एक्टिविटी ऑफ द डोर्सल ग्रुप, जिससे कि इंस्पिरेशन करवानी है, यानी ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, शॉर्टर करता है उसकी ड्यूरेशन को, जिसकी वजह से जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दीज आर द 4 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी। ये आपको डायग्राम भी आ जाती है एग्जाम में, सो टेक अ गुड लुक ऑफ इट और ये मेमोराइज कर लो कि किस तरह हमने ड्रॉ करनी है और कहाँ कहाँ कौन से सेंटेंस पड़े हुए हैं, बिकॉज आ जाता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम मस्ट होती है बनानी, तो ये आप इसको याद कर लें। नाउ द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं दे कंटेन आई न्यूरॉन्स, जिनके चूंकि इंस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं तो इसलिए उनको आई ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का नाम दे दिया, विच आर इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स एंड दे इट्स लोकेटेड इन डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें और भी आ जाते हैं कि इसमें न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के इर्द गिर्द जो न्यूरॉन पड़े हैं हम उसको भी डोर्सल ग्रुप में ले लेते हैं, विच इज़ द सेंसरी टर्मिनेशन ऑफ एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम 9th एंड द 10th क्रेनियल नर्व। 9th नर्व होती है ग्लोसोफेरेंजियल और 10th होती है वेगस नर्व। ये दोनों पेरिफेरी से आ रहे हैं और ये मोस्टली जो होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमने सर्कुलेशन में भी पढ़े थे, बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, वहाँ से ये एफरेंट फाइबर्स जो है ना वो सेंसरी फाइबर्स लेकर आते हैं टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और वो भी डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ये इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं। They receive impulses from peripheral chemoreceptors, carotid and aortic baroreceptors, and also other receptors in the lungs में और भी receptors पड़े हैं, सारे जो है ना वो इन्हीं दो nerves के through, vagus and the glossopharyngeal nerve, इनके through higher centers को जाते हैं और mainly they relay in the dorsal group of neurons. इन दिस ग्रुप इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स आर प्रोड्यूस। ये रैम्प सिग्नल्स का वर्ड आपने भूलना नहीं है, ठीक है। रैम्प सिग्नल्स जो है ना उन्हीं की बेस पे हमारी रेस्पिरेशन सारी कंट्रोल हो रही है, बिल्डअप होती है, एंड होती है, हाइपर वेंटिलेट करता है, हाइपो वेंटिलेट करता है, जो भी होना है ये रैम्प सिग्नल से काम शुरू होता है, ठीक है। अब ये कितने इंपॉर्टेंट है और ये एरिया जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रैम्प सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। अगर कोई बाहर से उनको स्टिमुलस ना भी मिले तो भी रैम्प सिग्नल जो हैं इन न्यूरॉन से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हार्ट में ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट होती है, इसी तरह यहाँ पर डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से रैम्प सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। यानी इफ यू कट द मेडुला ऑब्लोंगेटा फ्रॉम the other parts of the brain and also the efferent nerves which enter the medulla, still inspiratory RAM signals are produced। यानी अगर मेडुला को भी कट ऑफ कर दें, उसकी कनेक्शन फ्रॉम द हायर सेंटर्स खत्म कर दें और जो वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो पेरिफेरी से आ रही हैं और सेंसरी नर्व फाइबर्स लेकर आ रही हैं टू कंट्रोल द रेस्पिरेशन आइदर टू इंक्रीज और डिक्रीज इट, तो वो उनको भी कट कर दें, तब भी ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में ऑटोमेटिकली ये रैम सिग्नल्स जनरेट होते हैं, which indicates it is inherent property of medulla। यानी इसकी इन जीन्स है, इसके जीन्स जेनेटिकली डिटर्मिंड है कि मेडुला से रैम सिग्नल्स, इन ऑफ न्यूरॉन से रैम सिग्नल्स जनरेट होने, ठीक है। इनिशियली होता है किस तरह है कि इनिशियली सिग्नल जो है ना बहुत वीक होता है, बट विद सक्सेसिवली ये सिग्नल जो है ना वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं एंड इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है एंड देन इट फेड्स अवे। अब ये होता है कि पीरियोडिक होता है, इसमें रैम सिग्नल जो होता है ड्यूरेशन हर रैम सिग्नल की जिसमें पूरी इंस्पिरेशन होनी है वो 2 सेकेंड्स के लिए होता है और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट 3 सेकेंड के लिए कोई रैम सिग्नल्स नहीं होते। यानी ये एक पीरियोडिक फैशन में आती है, ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह। जैसे आपने 2 सेकेंड्स के लिए ऑन किया है तो रैम सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है। सो दे एक्ट पीरियोडिकली, सो ईच साइकिल टोटल कितना इसकी ड्यूरेशन हो गई कि 2 सेकेंड हुए जब रैम सिग्नल जनरेट होते हैं, 3 सेकेंड्स हो गए कि जब वो ऑफ हो जाता है, तो टोटल ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड्स और 12 और ये अब 5 सेकेंड्स है तो 1 मिनट के अंदर हुए 12 साइकिल्स। तो 12 साइकिल जो है हमारी 12 बीट्स पर 12 ब्रेथ्स पर मिनट ही हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है। सो ये रैम सिग्नल्स अगर नॉर्मल स्पीड पे जनरेट हो तो 5 सेकेंड्स इसकी टोटल ड्यूरेशन है रैम सिग्नल्स की और उनके फेड अवे होने की टोटल, और इस 1 मिनट के अंदर 12 साइकिल्स होते हैं, इसीलिए हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो 12 ब्रेथ्स पर मिनट होती है। ना सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ द रैम्प इज दैट, क्यों ये इस तरह होता है कि पहले वीक है फिर सक्सेसिवली वो
स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स होते जाते हैं। इसलिए होता है ये कि इट कॉजेज द प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग। एक ये नहीं होता कि एकदम से एक सिग्नल जनरेट हो, ढेर सारी वेंटिलेशन हुई है और लंग्स के अंदर एकदम से एयर जो है वो एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि भीतर आहिस्ता आहिस्ता रेस्पिरेटरी फेजेस में इसमें रैम सिग्नल्स आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेंटिलेशन करवाते हैं, ठीक है। पहले वेंटिलेशन कम होती है, फिर नेक्स्ट ये वेंटिलेशन रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लंग्स भी हैं वो प्रोग्रेसिवली एक्सपैंड करते हैं और एकदम से एक्सपैंड नहीं करते, ताकि टिश्यू टिश्यू डैमेज ना हो अंदर। After protection, these RAM signals are transmitted to the contralateral motor neurons supplying the inspiratory muscle. अब क्या होता है ये contralateral का मतलब है the other side, the opposite side। कि जो रैम सिग्नल्स राइट साइड पे जनरेट हो रहे हैं वो जब नीचे मोटर फाइबर्स के थ्रू जाते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर हो जाती हैं उनकी, तो राइट साइड के जनरेट हुए हुए जो होते हैं सिग्नल्स वो लेफ्ट साइड के इंस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो राइट साइड के इंस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करते हैं और जाके फिर इंस्पिरेटरी एक्टिविटी करवाते हैं। अब इंस्पिरेशन का सबसे आपने पहले एनाटॉमी में इसमें पढ़ा है कि इसका मेन जो इंस्पिरेटरी मसल्स है दैट इज डायफ्राम। सो मेन सप्लाई जो होती है ना उसकी डायफ्राम को जाती है विद also supply to the other inspiratory muscles जो कि intercostal muscles होते हैं, ठीक है, external intercostal muscles वगैरह। Rate and duration of inspiratory RAM signals is controlled by impulses from pneumotaxic center and impulses from the lungs via vagus। अच्छा वेगस के थ्रू जाएंगे, जाहिर है वो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में जाते हैं, उन्होंने इंस्पिरेशन ज़्यादा करवानी है, ठीक है। अब इंस्पिरेशन जो होती है वो प्रोलॉन्ग भी करवाते हैं और उसके बाद उसको ताकि लंग्स में एयर ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो सके। लेकिन इसको एक कट ऑफ या एक नेगेटिव जो इसको फीडबैक आता है वो आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और आके यहाँ पे इंस्पिरेटरी जो रैम सिग्नल्स होते हैं उनको स्विच ऑफ करते हैं, कट शॉर्ट करते हैं, और ताकि जो वेंटिलेटरी रेट जो है ना उस एक पेस पे सेट हो जाए जितना जितना कि बॉडी को रिक्वायर्ड है। सो जो रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द रैम सिग्नल जो है वो डिटर्मिन होती है बाय द इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर and the excitatory signals to the vagus nerve जो कि पेरिफेरी से आ रहे हैं। This was all about dorsal group of neurons। अब जो दूसरा ग्रुप है जो कि मेडुला में ही वेंट्रल साइड पे पड़ा हुआ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, उसको हम कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला में पड़ा होता है और इसमें दो न्यूक्लियाई जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड रिट्रो एम्बिगुअस। ये नाम है इनके, वेंट्रल साइड पे पड़े होते हैं एम्बिगुअस एंड रिट्रो एम्बिगुअस, और इसमें बोथ आई एंड ई न्यूरॉन होते हैं। आई न्यूरॉन इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स एंड ई न्यूरॉन मींस एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स। सो दोनों टाइप के न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन हो पूछो तो दिस ग्रुप डजंट कम इनटू एक्शन, ठीक है। These neurons participate both during inspiration and expiration। चूंकि आई एंड ई न्यूरॉन है तो जाहिर है इनकी पार्टिसिपेशन इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में होगी। ये स्टिमुलेट उस वक्त होते हैं जबकि हमें चाहिए कि पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाए, जैसे कि एक्सरसाइज में, ठीक है। और मोस्टली ये जो ग्रुप होता है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में चूंकि हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, हाइपर वेंटिलेट करना होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको ज़्यादा एक्सपेल आउट करना है और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जानी है। सो इन दैट केस ventral group of neurons that comes into action and set the rhythm as it contains both the inspiratory and expiratory neurons, ठीक है। वो simultaneously और एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये तब ही एक्टिवेट होते हैं जब हमें हायर वेंटिलेटरी रेट चाहिए होता है, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बेसिक रिदमिकल ऑसिलेशन। इन्होंने जो बेसिक रिदम जो है ना, इन्होंने जो रेस्पिरेशन की होती है वो सेट करनी हो तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का कोई काम नहीं होता है। दे ओनली कम इनटू एक्शन व्हेन हाई वेंटिलेटरी रेट इज रिक्वायर्ड एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना ये मेडुला के ऊपर पॉन्स में पड़ा होता है, ठीक है। इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक तो होते हैं कॉलिकर फ्यूज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस। दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, follicular fused nucleus and nucleus parabrachialis। अब signals from this center are transmitted to the dorsal group of neuron to control the rate and duration of the inspiratory RAM signals, ठीक है। इसमें जब न्यूमोटैक्सिक पे सिग्नल्स जनरेट होते हैं तो वो सिग्नल्स जाते हैं टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को एज वी हैव डिस्कस, और वहाँ पर जाके वो कट शॉर्ट करते हैं, स्विच ऑफ सिग्नल्स होते हैं और ये इंस्पिरेट ऑफ करते हैं। When signals from this center are strong, inspiratory RAM signals are terminated, ठीक है।
खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेटेड अर्ली एंड देयर इज इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट। जो इंस्पिरेटरी फेज है वो होती है लॉन्गर ड्यूरेशन की और एक्सपिरेटरी फेज शॉर्टर होती है। तो अगर न्यूरोटॉक्सिक सेंटर से इनहिबिटरी सिग्नल्स आए हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टर्मिनेट द इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स, तो होगा क्या कि रैम सिग्नल्स की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, तो पर मिनट जो है वो वेंटिलेशन रेट जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, these when signals from this center are weak, inspiratory RAM signals are not terminated early, leading to decreased respiratory rate। ठीक है, अगर यहाँ से जो सिग्नल्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जाके वो अफेक्ट कर सकें रैम सिग्नल्स को और उसको इंस्पिरेटरी फेज को कट शॉर्ट कर सकें, तो होता है कि इंस्पिरेटरी फेज प्रोलॉन्ग हो जाती है। जब इंस्पिरेटरी फेज प्रोलॉन्ग होगी तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कर जाता है। सो जो स्ट्रॉन्गर न्यूरोटॉक्सिक सिग्नल हैं वो अगर वो हो जाए एक्टिवेट, तो रैम सिग्नल जो है ना वो शॉर्टर हो जाते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। अगर न्यूरोटॉक्सिक सेंटर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो वीक होंगे तो वो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता उनका रैम सिग्नल्स पे, और इंस्पिरेटरी फेज प्रोलॉन्ग ही रहती है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज कर जाता है। जब ये एक्टिव होते हैं तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, अप टू 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट। जब एक्टिव हो और स्ट्रॉन्गर न्यूरोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल्स हो तो वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट तक ले जाते हैं। Now, apneustic center, this is a hypothetical center है, it is not very well understood, इसकी क्योंकि इसकी कोई अभी प्रूवन इसकी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच इज लोकेटेड इन द लोअर पॉन्स। ठीक है, अब हाइपोथेसिस है कि फिजियोलॉजिकल रोल इज नॉट सर्टेन, हाउएवर व्हेन दिस सेंटर इज स्टिमुलेटेड देयर इज एपन्यूसिस। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके देखते हैं कि अगर हम इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करें व्हाट हैपेंस। तो जो साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से जो इसको देखा है कि अगर एपन्यूसिक सेंटर को वो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ पे एपन्यूसिस क्या होती है कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन हो जाती है। ठीक है, विद शॉर्टर एक्सपिरेशन। जब प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होगी, शॉर्टर एक्सपिरेशन होगी, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। इट मे प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ज़ाहिर है ये सपोर्ट करती है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की, जिससे कि इंस्पिरेटरी फेज को प्रोलॉन्ग करना है। सो एपन्यूस्टिक सेंटर ने क्या करना है, एपन्यूसिस करवानी है। एपन्यूसिस क्या होती है कि इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन या प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन विद शॉर्टर एक्सपिरेशन। ना एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है हमारा हेयरिंग फ्लूइड रिफ्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको शॉर्ट नोट में अभी आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द हेयरिंग फ्लूइड रिफ्लेक्स। अब हेयरिंग फ्लूइड रिफ्लेक्स होता है क्या, हमारा जो पूरा ब्रोंकियल ट्री है उसके अंदर जो वॉल्स हैं ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की, उसके अंदर जस्ट बीनीथ उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके नीचे स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े हैं होते हैं विद इन देयर मस्कुलस। जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंका एंड द ब्रोंक्यूल which transmit signals through the vagus to the dorsal respiratory group of neurons when lungs become overstretched। जब lungs over inflated हो जाएंगे, ज़्यादा fill in हो जाएंगी with the gases, inspiration ज़्यादा हो जाएगी, overfilling of the lungs होगी, overfilling of the bronchial tree होगा, तो उसकी वजह से walls जो होती हैं ना वो stretch हो जाती हैं। walls stretch होती हैं, जो इनके receptors पड़े होते हैं stretch receptors, वो stimulate हो जाते हैं। वो stimulate होते हैं तो वो वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं टू द हायर सेंटर्स इन द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। ठीक है, दे एक्टिवेट अ फीडबैक रिस्पॉन्स दैट स्विचेस ऑफ इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स एंड स्टॉप्स फर्दर इंस्पिरेशन। अब इनका यहाँ से भी एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि जी वो ओवर इन्फ्लेशन हो गई, सो दैट के रैम सिग्नल्स को जो है ना वो इंस्पिरेशन को शॉर्टर किया जाए। इंस्पिरेशन को शॉर्ट कर देते हैं ताकि वो ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स ना हो। ठीक है, फर्दर इंस्पिरेशन ना हो। This reflex is not activated till tidal volume does not increase above 1.5 liters। Normal level होता है tidal volume को, tidal volume कहते हैं the amount of the air inspired and or the expired during normal respiration, और इसका वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर्स। सो वो कहता है कि अगर ये लेवल जो है टाइडल वॉल्यूम का लेवल 1.5 लीटर्स तक 3 टाइम्स ना हो गया हो फ्रॉम द नॉर्मल, तब तक ये हेयरिंग फ्लूइड रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, यानी इतनी स्ट्रेचिंग नहीं होती है कि वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो। ठीक है, जब तक कि टाइडल वॉल्यूम 1.5 लीटर से ज़्यादा ना हो जाए। So it is a protective reflex and prevents over inflation of lung। ठीक है, यानी जैसे ही ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है लंग ज़्यादा इन्फ्लेट होना शुरू हो जाते हैं, तो
तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉरेन से दैट कम्स इनटू एक्शन। स्ट्रेस रिसेप्टर्स जो है ना वो स्टिमुलेट होकर हायर सेंटर्स को भेजते हैं टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को कट शॉर्ट कर देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि मजीद इंस्पिरेशन ना हो और लंग डैमेज ना हो। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। नाउ हाउ दिस रेस्पिरेशन इज एक्चुअली रेगुलेटेड। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो केमिकल स्टिमुलस के थ्रू रेस्पिरेशन रेगुलेट होती है, उसको कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, और दूसरा जो है वो होता है नर्वस रेगुलेशन, नर्वस स्टिमुलाई जो जाते हैं, ठीक है। नाउ केमिकल रेगुलेशन कैसे होती है? The chemical changes in the body modify the activity of the respiratory center. Chemical changes क्या आती हैं हमारी बॉडी में कि जो हमारे जो मेन जो गैसेस जो हैं उनका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना है, और इन रिलेशन टू दिस जो प्रेशर ऑफ द या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है या पीएच कितना जा रहा है ब्लड का। तो उन ये सारे केमिकल फैक्टर्स हैं जिनसे ये जो हमारे कीमोसेंसिटिव एरियाज जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को। अच्छा, अब ये कौन सी आती है केमिकल रेगुलेशन की चेंजेस? चेंजेस इन द partial pressure of carbon dioxide, changes in the hydrogen ion concentration, changes in the oxygen concentration। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि सारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। One of the aim of the respiration is to keep the above mentioned stimuli within normal limits। रेस्पिरेशन जो है एक सर्टेन पेस पे क्यों एडजस्ट करनी पड़ती है और क्यों, इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सारे एक नॉर्मल रेंज में रहें। These chemical stimuli do not affect the respiratory center directly। ये डायरेक्टली जो है रेस्पिरेटरी सेंटर को जाके स्टिमुलेट नहीं करते बल्कि थ्रू सर्टेन मैकेनिज्म। These chemical stimuli first act on the chemoreceptors which in turn affect the activity of respiratory centers। जाके ये पहले कीमोरिसेप्टर्स को करते हैं। कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, हमारे पेरिफेरी पे भी होते हैं और सेंटर में भी होते हैं, ठीक है। उनको जाके अफेक्ट करते हैं, वहाँ से फिर वो जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द कीमोसेंसिटिव एरिया इन द एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सर्टेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पड़े होते हैं विद इन द मेडुला ऑन इट्स एंट्रोलैटरल साइड, जिनको हम कह देते हैं कीमोरिसेप्टर्स, क्योंकि वो डिफरेंट केमिकल चेंजेस विद इन द ब्लड उससे वो स्टिमुलेट होते हैं, और ये होते हैं ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स पड़ा होता है। दूसरे होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हमने सर्कुलेशन में भी पढ़े थे। दे आर प्रेजेंट इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। अब कैरोटिड बॉडीज कहाँ पड़ी होती हैं? एज वी हैव लर्न प्रीवियसली, ये कैरोटिड बॉडीज आर प्रेजेंट इन द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है, तो इस एंगल के बीच में ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं। फ्रॉम दीज इम्पल्सेस आर फर्स्ट कैरिड बाय हेरिंग नर्व विच जॉइन द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। यहाँ से जो ये जॉइन करती हैं, इम्पल्सेस आती हैं जो कि हेरिंग नर्व में जाती है, हेरिंग नर्व जाके ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को जॉइन कर लेती है। एओर्टिक बॉडी जो होती है ना, दे आर प्रेजेंट अलोंग द आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा के अलोंग कैरोटिड बॉडीज पड़ी, एओर्टिक बॉडीज पड़ी होती हैं, and from here the impulses are carried by the efferent nerve fibers in the vagus। वेगस नर्व जो है वो एओर्टिक बॉडी के थ्रू वहाँ से एफरेंट नर्व इम्पल्सेस लेके जाती है टू द हायर सेंटर। इम्पल्सेस फ्रॉम बोथ दीज गो टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कैरोटिड बॉडी से भी एओर्टिक बॉडी से भी जो है इम्पल्सेस होती हैं वो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को जाती हैं। ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब डोर्सल जो कैरोटिड बॉडीज हैं वो ग्लोसोफेरिंजियल के थ्रू जाती हैं, और जो एओर्टिक बॉडीज से वो वेगस नर्व के थ्रू जाती हैं। सो टू ग्रुप ऑफ कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो कि एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़े होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो कि एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज में पड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये किस तरह स्टिमुलेट करते हैं जाके। कीमोसेंसिटिव एरिया इन्होंने शो किया हुआ है, देखिए पॉन्स पे एंट्रोलेटरल साइड पे सामने की तरफ और थोड़ा लेटरल साइड पे। अब नीचे जो है इंस्पिरेटरी एरिया, ये जो आपको डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना वो नज़र आ रहा है। अब होता क्या है, वो ये दिखाया है कि वो किस तरह से जाके केमिकली अफेक्ट करते। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके बनाते कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ना वो स्प्लिट कर जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डायरेक्टली उसको अफेक्ट नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन आयन जाके जो है वो इस ग्रुप को अफेक्ट करता है, और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वजह से ही वो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं।
Stimulation of the brainstem inspiratory area by the signals from the chemosensitive area located bilaterally in the medulla, lying only a fraction of a millimeter beneath the ventral medullary surface. ठीक है. Note also that the hydrogen ion stimulates the Now you can see the hydrogen ion is the only ion which can directly stimulate the respiratory area. Uh, Water and carbon dioxide combine to form carbonic acid, which split into hydrogen bicarbonate, and the hydrogen ion then stimulates the chemosensitive area. Okay. Next is the changes in the partial pressure of carbon dioxide. Carbon dioxide can cross both the blood-brain barrier and blood-CSF barrier. ठीक है. हाइड्रोजन आयन ने जाकर डायरेक्टली उसको स्टिमुलेट करना है, लेकिन हाइड्रोजन आयन खुद से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एंटर कर जाती है फ्रॉम द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द सीएसएफ बैरियर, cerebrospinal fluid barrier को. ठीक है. It enters both the brain and CSF. It binds with water to form carbonic acid in the presence of an enzyme which is called carbonic anhydrase. अभी जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया तो ब्लड और ब्रेन के दरमियान में एक सॉर्ट ऑफ बैरियर होता है, जो कि आप आगे जाके सीएनएस जब पढ़ोगे तो यू विल डिस्कस इन डिटेल. तो उसमें जो है वो उसको क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है. ब्रेन में वाटर भी होता है. अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एसिड जो है ना वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वो जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इमीडिएटली इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस डायरेक्टली स्टिमुलेट द कीमोसेंसिटिव. उसने जाके डायरेक्टली करने, जैसे हमें डायग्राम में उन्होंने दिखाया. हाइड्रोजन आयंस आर द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर कीमोसेंसिटिव एरिया. Increased partial pressure of carbon dioxide can also stimulate respiratory centers through peripheral chemoreceptors. ठीक है. peripheral chemoreceptors पे भी जो है जो कि कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करता है. सो द इफेक्ट इज थ्रू बोथ द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स. यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करता है. However, effect through central chemoreceptors is much more pronounced. Hydrogen ion used in the cerebrospinal fluid is much more potent stimulator than the hydrogen ion used in the brain. जो cerebrospinal fluid के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके जो हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं वो ज़्यादा पोटेंट स्टिमुलस होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव स्टिमुलस होते हैं टू द डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, टू द chemosensitive area rather than those that is produced in the ब्रेन में, पूरे ब्रेन में, और जो दूसरे पड़े होते हैं. ठीक है. So this was all about partial pressure of carbon dioxide. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या होता है? whenever hydrogen ion concentration increases in the arterial blood, it stimulates the peripheral chemoreceptor. जनरली जब arterial blood में भी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को अफेक्ट करता है और उससे स्टिमुलेट करता है. दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया. इन एनिमल इफ वी डीनर्व द कैरोटिड एंड द एओर्टिक बॉडीज एंड चेंज द केज, देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर हम कैरोटिड एओर्टिक बॉडी से जो नर्व्स जा रही हैं उनको हम काटते हैं, तो अगर हाइड्रोजन आयन की चेंजेस आ भी रही होंगी तो वो हायर सेंटर्स को नहीं जानती. ठीक है. सो द पेरिफेरी से जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज को स्टिमुलेट करता है और फिर इसका इफेक्ट होता है टू द हायर सेंटर्स. अब चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कैसे अफेक्ट करती हैं रेस्पिरेशन. हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया होता है डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. Hypoxia is the decreased concentration of oxygen. It stimulates the respiration through peripheral chemoreceptors. जो ऑक्सीजन का जो है चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर वो पेरिफेरल chemoreceptors के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल. व्हेन arterial pressure
of oxygen falls from its normal value of 95 to 60 millimeters of mercury, there is no stimulatory effect of hypoxia. यानी अगर जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है आर्टीरियल ब्लड में, अगर वो ड्रॉप होकर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ही आ जाए तो उसका कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं होता ऑन द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, तब भी वो उससे कोई सिग्नल नहीं जाते ड्यूरिंग दिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो बन जाती है, और लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होती है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, उससे बाइंड करती है, तो फिर उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्लोबिन। ठीक है, इट्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट कहाँ, अब स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता कहाँ है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल कर जाए 60 से नीचे, यानी अप टू 40 चला जाए ऑलमोस्ट, तो फिर इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ऑन द कीमोरिसेप्टर्स। एट दिस स्टिमुलेटरी इफेक्ट बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवरकम्स द बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन विद द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 से कम होकर 60 पे आ जाए तो कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन कम हो रही है तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके साथ क्या होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट कर रही है और हाइड्रोजन आयन जो है वो जाकर उससे बाइंड कर जाते हैं, तो ऑक्सीजन का जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है कीमोरिसेप्टर पे वो नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन अगर यही जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 तक चला जाए या उससे नीचे चला जाए, तो जो बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है विद डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वो दैट इज overridden by the decreased level binding से इतना उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, तो वो स्टिमुलेट कर देती है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सो दिस इफेक्ट becomes more marked when partial pressure of oxygen falls below 40 millimeters of mercury। तो 40 millimeters of mercury से नीचे आएगा प्रेशर ऑक्सीजन का, तो वो स्टिमुलेट करेगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर इसमें ये दिखाया है एक्सेस पे देखें तो आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है। आपके जो राइट साइड है उस पे है आर्टीरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल करना शुरू हो जाए तो वेंटिलेशन रेट जो है वो किधर जाता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आप देखिए जो ग्रीन लाइन है वो कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर है। ठीक है, वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर ही, लेकिन आप ये देखिए कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 160 से कम होता होता है, जब ये 20 तक चला जाता है तो वाई एक्सिस पे देखिए जो एल्वियुलर वेंटिलेशन है वो बढ़ के तकरीबन 6 फोल्ड हो जाती है। 1 2 3 4, 1 मीन्स नॉर्मल, 2 मीन्स 2 टाइम्स, 3 मीन्स 3 टाइम्स, तो 6 टाइम्स द नॉर्मल हो जाती है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर जहाँ तक ये 60 तक जाती है तो कोई इसका कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं होता, जब 40 पे जाती है या उससे कम जाती है तो फिर वेंटिलेशन रेट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, और 20 पे ये ऑलमोस्ट 6 फोल्ड तक इंक्रीज कर सकती है वेंटिलेशन रेट। ठीक है, if we compare the relative stimulatory effect of above stimuli, then we can say that the effect of increase in the partial सारा रिव्यू करें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, हाइड्रोजन का क्या रोल है और ऑक्सीजन का क्या रोल है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका 1000% ज़्यादा रोल है इन कंट्रोलिंग द वेंटिलेशन। ठीक है, इंक्रीज हाइड्रोजन आइन इंक्रीज हाइड्रोजन आइन इज 400%। अगर हाइड्रोजन आइन इंक्रीज कर जाए तो 400% तक अफेक्ट कर सकती है पल्मोनरी वेंटिलेशन को, और जबकि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 66% तक ही उसको अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा रोल जो है इन द कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन थ्रू कीमोरिसेप्टर वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन को एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। अब इसमें एक कंपोजिट डायग्राम है शोइंग द इंटर रिलेटेड इफेक्ट्स ऑफ द कार्बन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच ऑन द एल्वियोलर वेंटिलेशन। आप देखिए ग्रीन बने हुए ग्राफ्स लाइंस और एक है रेड लाइंस। जो है एक्स एक्सिस पे एल्वियोलर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वाई एक्सिस पे एल्वियोलर वेंटिलेशन है कि कितनी बढ़ती है वो। अब ये रेड और ग्रीन का ये है कि रेड वो लाइंस है जबकि पीएच जो है 77.4 है,
नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है 7.4 होती है, और दूसरा जो है 7.3 पे ग्रीन का लेवल। अगर आप इसमें कंपैरिजन करें कि वेंटिलेशन रेट जो है ना वो इंक्रीज करता है जब अगर तो नॉर्मल हाइड्रोजन लेवल नॉर्मल रहे, तो सब ही जो आप देखिए 40, 50, 60 एंड 100 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये इस पे सब पे वेंटिलेशन का रेट एक ही रहता है। लेकिन अगर पीएच कम हो जाए तो ये वेंटिलेशन रेट जो है ये कम हो जाता है, कि अगर पीएच कम होती जाती है, ठीक है। अगर हो तो वेंटिलेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है 250 लीटर्स पर मिनट तक, ठीक है। लेकिन अगर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो 30 मिलीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो, तो ये 20 जो है लीटर्स पर मिनट तक एल्वेलर वेंटिलेशन होती है। सो बाय 7.3 पीएच का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाए, भले ही जो लेवल है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का वो एक ही रहे, 40, 50, 60 और 100 पे इन्होंने डिफरेंट दिए में, तो आप देखिए कि रेट ऑफ वेंटिलेशन जो है ना वो ऑक्सीजन का जो है वो अ, अ, कम हो जाता है, 100 पे भी कम रहता है। जबकि अगर आपकी पीएच ठीक हो तो उसका रेट ऑफ वेंटिलेशन नॉर्मल रहता है, ठीक है। दिस इज अ कंपोजिट इफेक्ट ऑफ, तो इसने दिखाया है कि डिफरेंट हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो किस तरह बिहेव करता है। आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि चूँकि कम पीएच कम होता है, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इससे वेंटिलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करती है, वेंटिलेशन इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। डिक्रीज वेंटिलेशन हो जाती है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको चाहे 100 भी हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसके जरिए जिसके दौरान रेस्पिरेशन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। There is tremendous increase in demand for oxygen during exercise, as we know. That is more than 100 times increase in oxygen consumption. ज़्यादा एक्सरसाइज होती है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स नॉर्मल ऑक्सीजन कंजम्पशन हो जाती है। सो देयर इज़ नीड फॉर इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा हो, मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल आना चाहिए ताकि ज़्यादा मसल्स को सप्लाई किया जा सके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द केमिकल स्टिमुलाई फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिमेन विद इन नॉर्मल लिमिट्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये अगर तो मॉडरेट या माइल्ड एक्सरसाइज हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस हों तो फिर इनके लेवल्स जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर ज़्यादा उसको एफिशिएंटली अफेक्ट करते हैं। अब ये देखिए कि एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें कि रिलेशनशिप दिखाया है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन जितनी होती है एक्सरसाइज में और वेंटिलेशन की। आप देखिए कि जैसे जैसे मॉडरेट एक्सरसाइज में ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है तो वेंटिलेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है मोर देन नॉर्मल। लेकिन अगर सीवियर एक्सरसाइजेस हों तो आप देखिए कि अगर ये ऑक्सीजन कंजम्पशन 4 लीटर्स पर मिनट हो गई है तो उस वेंटिलेशन रेट भी जो है ना अबव 100 चला गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ती जाती है तो वेंटिलेशन रेट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करता जाता है उसी के हिसाब से। When a person intends to exercise, impulses from motor cortex go to the muscles to initiate muscle contraction. Simultaneously, impulses are sent to the respiratory center to increase the rate of pulmonary ventilation. अब जब भी बंदा एक्सरसाइज शुरू करता है तो ज़ाहिर है हमारे ब्रेन से impulses जाती हैं थ्रू द मोटर नर्व्स, मसल्स को जाती हैं कि वो ज़्यादा कंट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, ज़्यादा एक्टिविटी हो उनकी। जब उनकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। रेस्पिरेटरी सेंटर्स में जाते हैं ताकि उनको स्टिमुलेट करें और पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज करें। When there is start of exercise, impulses from the proprioceptors, proprioceptors होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स में पड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ से impulses जाती है, ज़ाहिर है उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान। मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है तो जॉइंट की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो वहाँ से जो स्टिमुलस होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं टू द हायर सेंटर्स। प्रोप्रियोसेप्टर जो स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं इन द जॉइंट्स
they go to the respiratory center to stimulate ventilation. And this is the major stimulatory factors. जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसमें मेजर स्टिमुलेटरी जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं फ्रॉम द जॉइंट्स जो कि जाते हैं टू द हायर सेंटर. Increased temperature during exercise stimulates the respiratory center to increase ventilation. ठीक, ज़ाहिर है जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, तो वहाँ से भी सिग्नल्स आते हैं कि ये ताकि रेस्पिरेशन ज़्यादा हो. जब हम रेस्पिरेशन हमारा रेट ज़्यादा होता है तब भी टेम्परेचर जो है ना वो लूज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी. ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है ये 1 मिनट एक्सरसाइज का पैटर्न दिया है इन्होंने कि जब एक्सरसाइज शुरू हम करते हैं तो आप देखिए नीचे जो टाइम दिया हुआ 1 मिनट है, टोटल 1 मिनट का है 0 to 1. इसके दौरान क्या चेंजेस आते हैं. निचला जो ग्राफ है उसमें एल्वेलर वेंटिलेशन दिखाई है इस 1 मिनट के दौरान क्या है, और दूसरा जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, एक्सरसाइज में स्टार्ट होते ही जो हमारा एंटीसिपेटरी बॉडी में हमारे ब्रेन में फीड होता है कि जब एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होती है हमारी वेंटिलेशन रेट इंक्रीज कर जाता है फौरन ही, इससे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो. तो होता है कि जब वेंटिलेशन इंक्रीज करती है तो आप ऊपर वाले ग्राफ में देखोगे उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया. जब वो भी डिक्रीज कर जाता है तो उसके बाद होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज करता है तो इसकी स्टिमुलेशन कम होती है तो वेंटिलेशन थोड़ी कम हो जाती है. वेंटिलेशन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. जब वो इंक्रीज करता जाता है विद मैसेज तो वेंटिलेशन रेट जो है ना फिर उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज करता जाता है विद इन 1 मिनट. ऑल्दो इट वाज बियॉन्ड द लेवल ऑफ द 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और भी बढ़ जाए तो होता है कि वेंटिलेशन जो है ना वो कम हो जाती है, लेकिन फिर उसको सपोर्टिव मोर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स जाते हैं जो कि बाद में उसको दे ब्रिंग बैक द इट टू द नॉर्मल पेस पे उसको लेकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी और वेंटिलेशन के लेवल को. ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डेवलप होता है, उसके साथ अकॉर्डिंगली जो वेंटिलेशन रेट है वो भी इंक्रीज करता जाता है. दिस इज 1 मिनट एक्सरसाइज पैटर्न. ये जो है ना ये दो ग्राफ है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है एट रेस्ट एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. exercise in an athlete, partial pressure of carbon dioxide ventilation response occur to a level much higher than the normal. या उनका वेंटिलेशन जो लेवल होता है पेट्रोल टाटा है कि 2 मिनट का है? 2 मिनट का है टाटा. हाँ जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. अपने स्टूडेंट्स अनम्यूट किए.
नॉर्मल है, थोड़ा सा This graph shows बैटरी the टाइमर two निकाल दी types of तकरीबन grabs at rest or in तीन the को घंटे, during मतलब मैं exercise. क्लास लेता हूँ तो 3 घंटे क्लास होती है, वो तकरीबन 2 घंटे 40 को मिनट ना। अब दोनों में देखिए कि चूंकि वेंटिलेशन रेट जो है वो एथलीट्स में इट इज सेट एट अ हायर लेवल, बट द लेवल ऑफ द कार्बन dioxide is at the 40 millimeters of mercury in both the cases, at rest and in the during the exercise. Now, respiration is also regulated by the nervous mechanism through the nervous control. इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस होती हैं जो कि आती हैं फ्रॉम द हायर सेंटर्स ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट। रेस्पिरेशन इज मॉडिफाइड बाय इम्पल्सेस फ्रॉम हायर सेंटर्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती है, लिम्बिक सिस्टम से आती है और हाइपोथैलेमस से आती है, जो कि आके आके मोटर सिस्टम ऑफ द मोटर सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर्स को के थ्रू मैसेजेस लेकर आती हैं टू द रेस्पिरेटरी मसल्स और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं। वॉलेंटरली हाइपो एंड हाइपर वेंटिलेशन के हम सांस रोक लें या ज़्यादा तेज़ी से सांस लें, वो भी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली जो है वो हमारे इंस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करती हैं और डायरेक्टली वो वहाँ से कंट्रोल करते हैं हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। एनेस्थीसिया जो हम देते हैं उसमें क्या होता है, अगर उसकी ओवर डोजेज हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं और वेंटिलेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, और देन कम्स द, अगर कोई इम्पल्सिस होती है फ्रॉम द इरिटेंट रिसेप्टर्स की, अगर हम इनहेल कर लेते हैं कोई चीज़ जो कि इरिटेट कर रही है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस को, तो वहाँ पर भी जैसे कि कोई म्यूकस पल्चस स्पूटम हो या फॉरेन बॉडी हो या और कोई केमिकल स्टिमुलस हो, जैसे कि ये ब्रेडिक्निन है, दे ऑल्सो सेंड इम्पल्सेस टू द हायर सेंटर्स। और ये दीज रिसेप्टर्स जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, इनका कफ या स्नीज रिफ्लेक्स होता है, जिससे कि वो एक्सपेल दे दीज इरिटेंट मटेरियल आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। फिर होता है ब्रेन एडीमा, वजह से फ्लूइड लेवल विद इन द ब्रेन ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन एडीमा हो जाता है, उससे भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। देन एक और है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीथिंग होती है विच इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ब्रीथिंग, वो भी नर्वस रेगुलेशन से होती है। पीरियोडिक ब्रीदिंग ये होती है कि एक पार्ट होता है जिसमें कि पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग होता है जो कि एपनिया होता है, और दूसरा होता है हाइपर वेंटिलेशन, कि आप पेशेंट जो है ना इतना हाइपर वेंटिलेट करता है, इतना तेज से सांस लेता है कि लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा होता है तो इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर, तो वो स्टॉप कर देते हैं रैम्प सिग्नल्स को, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो एक स्टेज ऑफ एपनिया आ जाता है, नो ब्रीदिंग। सो हाइपर वेंटिलेशन और एपनिया की ऑल्टरनेट फेजेस होती हैं, पीरियोडिक फेजेस, और जिसको हम कह देते हैं पीरियोडिक ब्रीदिंग। और इसकी एक एग्जांपल होती है शीन स्टोक्स ब्रीदिंग। शीन स्टोक्स ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। सो इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, तो कार्डिक कॉजेज़ होती हैं और ब्रेन की कॉजेज़ होती हैं। कार्डिक कॉजेज़ ये होती है कि डिलेड ब्रेन ब्लड स्प्रेड टू द ब्रेन। अगर कार्डिक फेलियर हो जाए तो वहाँ पे चूँकि ब्लड फ्लो स्लो होता है, ब्लड सप्लाई स्लो होती है, तो ब्रेन को डिलेड जाता है। डिलेड जाता है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है ना वो डेफिशिएंसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब भी ज़्यादा होती है तो वो जाके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कीमो रिसेप्टर्स को वो स्टिमुलेट करता है, और फिर वो आगे जाके फिर हायर सेंटर से उसको टू द रेस्पिरेटरी मसल्स ऑर्डर्स जाते हैं और वो हाइपर वेंटिलेट करते हैं। हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो फिर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, फिर इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं ऊपर। सो इसमें ये एक पीरियोडिक चलता रहता है पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन, चूँकि डिलेड सप्लाई ऑफ द दूसरा होता है कि इंक्रीज नेगेटिव फीडबैक गेन इन इंस्पिरेटरी
कंट्रोल एरिया, रैम सिग्नल्स को जब नहीं जा रहे, वहाँ से कोई इंस्पिरेटरी सिग्नल्स नहीं जा रहे, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जो कि फिर ज़्यादा डायरेक्टली जाके फिर कीमो रिसेप्टर एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ से फिर हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। फिर हाइपर वेंटिलेशन होती है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, तो फिर इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं, जो रैम सिग्नल्स फिर जनरेट नहीं हो रहे होते। ठीक है, सो ब्रेन डैमेज के केस में भी ऑल्टरनेट हाइपर वेंटिलेशन और एपनिया की फेजेस होती है। सॉरी, पर्सन ब्रीथ्स डीपली फॉर अ शॉर्ट टाइम। होता क्या है कि पहले वो बहुत गहरे गहरे सांस लेता है और बहुत तेजी से लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अंदर ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये स्लोली सांस लेता है या बिल्कुल ही नहीं लेता, फेज ऑफ एपनिया होता है। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग फेजेस होती हैं विद इन द रेस्पिरेशन, जो कि 40 टू 60 सेकंड्स के लिए होती है। एवरी 40 टू 60 सेकंड पे वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द इंस्पिरेशन ये एक pressure of carbon dioxide pressure of carbon dioxide है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि न्यूरॉन्स में है, वो डिलेड राइज करता है एज कम्पेयर टू द लंग्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हाइपर वेंटिलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर, उससे ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं एज कम्पेयर टू द हायर लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। सो जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं, उनमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ ज़्यादा हो जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होते हैं, एक्साइट होते हैं, है तो वो कि जब पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, तो वो भी वहाँ से चूंकि ऑक्सीजन जो है वो उसकी डिफ्यूजन मुझे म्यूट कर दिया इन्होंने, मुझे म्यूट कर दिया, कर दिया। नाउ इम्पल्सिविटी फ्रॉम द जे रिसेप्टर, जो कि कैपिलरीज के पल्मोनरी कैपिलरीज के ऑपोजिट पड़े होते हैं। जब भी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ये पल्मोनरी एडिमा होता है, तो वहाँ से रेस्पिरेटरी सिग्नल्स आते हैं टू द हाई सेंटर, और रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं या वॉमिटिंग या डेफिकेशन के दौरान, तो हमारे ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जाता है या नहीं होता उस वक्त। ठीक है, कोई भी चीज़ हम जब खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो उस वक्त हम रेस्पायर नहीं कर रहे होते। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए
डायरेक्टली भी वो अफेक्ट करता है हार्ट सेंटर्स को, और इनडायरेक्टली भी करता है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है। अब कंडीशन होती है एक स्लीप एपनिया के इंसान सोता है तो उसके बाद पीरियोडिक फेजेस होती हैं रैपिड स्नोरिंग की, कि खराटे उनको ज़्यादा आते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। तो ये ओल्ड एज में या ओबीस लोगों में होता है, जिनके एनलार्ज टॉन्सिल्स हो जाए, एडेनॉइड्स हो या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उनमें क्या होता है वो स्नोरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है एक टाइम होता है जबकि एक्सेसिव स्नोरिंग होती है, तो एकदम से स्टेज ऑफ सांस रुक जाता है, स्टेज ऑफ एपनिया आ जाती है। ठीक है। सो ये भी पीरियोडिक होती है। इसमें ट्रीटमेंट, हम इसमें पेशेंट जो है ना उसको डे टाइम ड्राउजीनेस होती है, एक्सेसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, हाइपरटेंशन होती है। ट्रीटमेंट इसका क्या करते हैं, सर्जिकल, अगर ओबीस है तो सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। काबू म्यूट कर दिया, खत्म, डिस्कनेक्ट कर दिया, एक स्लाइड रहती है। ओके। तो इसमें हम स्लीप एपनिया जो है ये सोते में आपने देखा होगा कि हमारे ओबीस और या ओल्ड पीपल हैं उनमें होती है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अमूमन उनको होती है, या वो बच्चे जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, एडेनॉइड्स या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। इसमें वो खराटे ज़्यादा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उनको एकदम से सांस रुक जाता है, और फिर वो एकदम घबरा के फिर मजीद ज़ोर से सांस लेते हैं, एंड दे कंटिन्यू, दिस साइकिल गोज ऑन। इन पेशेंट्स में डे टाइम ड्राउजीनेस होती है क्योंकि उनकी डिस्टर्ब स्लीप होती है, सिम्पथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज में हाइपरटेंशन होती है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सच एक्सेसिव फैट हो तो सर्जिकली रिमूव करते हैं, टॉन्सिल और रेटिनाइड्स को रिमूव कर देते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको हम पॉजिटिव एयरवे प्रेशर से ट्रीट करते हैं। सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है कि अगर वहाँ से जो वेंटिलेटर ड्राइव है यानी कि सेंट्रली कंट्रोल है, वहीं से जो है वो ड्यूरिंग स्लीप वो वहाँ से रेस्पिरेशन कंट्रोल ना हो रही हो या रैम सिग्नल्स ना आ रहे हों। तो ये उसकी रीज़न ये होती है कि अगर सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो जाए या एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर एपरेटस हो वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या कोई इंजरी हो, उसकी वजह से फिर वहाँ से रैम सिग्नल्स जनरेट नहीं होते। ड्यूरिंग स्लीप वेंटिलेटर इफेक्ट इज डिक्रीज्ड एंड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर डिस्टर्ब इवेंचुअली। उससे स्टिमुलेट हो जाती है रेस्पिरेशन। ट्रीटमेंट इसका मेडिसिन देते हैं या रात के टाइम उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस just write it down. Okay, then thank you so much and goodbye. Best of luck for the future. आप लोग क्या कुछ टेस्ट करा रहे हैं, ईद आ रही है एंड ईद मुबारक in anticipation. That's all. Okay, now.